क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। इफ कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज, ये कैपेसिटर को अपन ने पहले से ही चार्ज कर दिया हो, तो ये रहा कैपेसिटर। तो यहाँ पर मैंने E कहा, दिस इज C एंड दिस इज 2C। फिर देखा गया कि यहाँ पे शुरू में जो चार्ज था इसका था 0, इसका था 0 एंड इस पर दिया गया था 6CE, यहाँ -6CE एंड दिया गया है स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड, फाइंड द final charges in the capacitor, final charges and heat loss, कि heat loss कितना हुआ होगा, है ना। फाइनल चार्जेस बताओ और हीट लॉस बताओ कितना होगा। क्या किया है? बोलो। चलो यार शुरू करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं इस C के लिए, क्या कर रहे हैं? बच्चा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं। कि KVL, हाँ KVL लगेगा अपने को और एक चार्ज मानना पड़ेगा कि अल्टीमेटली जब इसे कनेक्ट कर दिया तो चार्ज फ्लो किया होगा। बताइए कहाँ से कहाँ अज्यूम करें, है ना। कहीं से कहीं तो जाता हुआ मानना पड़ेगा, तो कैसे अज्यूम करें बताइए कि इस C की लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट पर और राइट हैंड साइड वाली प्लेट पर कोई चार्ज आ गया होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो बताइए इसके लेफ्ट पर कितना माने और राइट पर कितना माने? अरे रुक जा रे बाबा, चलो ऐसा मान लेते हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ से -x आया होगा तो इसका मतलब इधर +x हो गया होगा, समझे क्या? क्योंकि हमारा ये वाला सिस्टम, ये वाली जो दो प्लेट्स हैं, ये जो दो प्लेट्स बनी हैं, इनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क है क्या बताओ? नहीं है। इसका मतलब पहले जितना चार्ज था और पहले कितना था 6CE, तो बाद में भी उतना ही चार्ज होगा दोनों को मिला के। तो इस प्लेट पर अगर -x आया है, यहाँ पर अगर -x आया ये, तो इसका मतलब यहाँ पर 6CE + x बन जाएगा और इसको मिला के यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का चार्ज बन जाएगा 6E ही। जितना पहले चार्ज था उतना ही बाद में चार्ज होगा। तो जब भी हमारे पास में अगर ऐसा कोई आइसोलेटेड सिस्टम बन जाए, इसको क्या बोल सकते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड का हम कहते हैं कि भैया चार्ज जितना पहले था उतना ही बाद में होगा। तो कोशिश कीजिएगा जब भी कोई सवाल दिखे तो उसमें कोशिश कीजिए कि आइसोलेटेड सिस्टम ढूंढने का कोशिश करें, ताकि हम एक चार्ज कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख पाएँ। तो चलिए अब हम ऐसे गोल घूमते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ से ऊपर गए तो मैं लिख सकता हूँ क्या हो जाएगा +E। फिर क्या होगा? कैपेसिटर मिला, कैपेसिटर का चार्ज है x। पॉजिटिव से प्लेट पर नेगेटिव पे जाते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं? बताओ x पर। तो पोटेंशियल बढ़ा कि कम हुआ?
कम हुआ तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स बाय सी हो जाएगा। फिर अगर मैं इसकी बात करता हूँ दूसरे कैपेसिटर में, तो बताइए पॉजिटिव से नेगेटिव गए कि नेगेटिव से पॉजिटिव? पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पोटेंशियल कम होगा। और कितना कम हुआ? 6CE प्लस एक्स डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस, और वो कितना है 2C, और वो मिलके कितना हो जाना चाहिए बोलो? 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ से मेरे पास बना, मैंने क्या कर लिया 2C को रख दिया कॉमन, इधर आ जाएगा 2CE माइनस एक्स माइनस 6CE माइनस एक्स बराबर 0। तो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी कितना आ गया? माइनस 2x, ऊपर बना है ये माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x, और न्यूमरेटर में बना है 2CE माइनस 6CE, यानी कि माइनस 4CE बराबर 0। तो x बराबर माइनस ऑफ 2CE। इसका मतलब कुछ हुआ क्या? ये यहाँ पर 2x रहेगा और ये 3x हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 4/3 दिख रहा है, ये माइनस 4/3 माइनस 4/3 CE। तो x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब मैं अगर फाइनल सिस्टम ड्रॉ करूं तो फाइनल सिस्टम वुड बी, ये दो कैपेसिटर तो होंगे ही, एंड यहाँ पर ये पोटेंशियल इसका E, यहाँ पर x था और x की वैल्यू माइनस 4CE/3, और यहाँ पर माइनस x था, तो इससे बन जाएगा प्लस 4CE/3। फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो दिस वर्ड वुड बी 6CE प्लस x, और वो है माइनस 4CE/3। तो कितना आ गया? ये 18 माइनस 4 यानी कि 14CE/3। तो यहाँ का बन जाएगा माइनस 14CE/3। तो इन दिस वे मेरे पास बन चुका है हर एक कैपेसिटर पर कितना चार्ज बना हुआ है। तो सर आपने जो माना था वो x तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब कुछ नहीं है यार, यहाँ पर जो हमने पॉजिटिव माना था उसकी जगह नेगेटिव आ गया। तो सर जहाँ हमने पॉजिटिव माना वहाँ नेगेटिव आ गया, तो क्या KVL की इक्वेशन हमने सही लिखी कि गलत लिखी? तो बच्चा वो इक्वेशन तो सही लिखी है, और रीज़न भी क्योंकि हमने तो ये बिल्कुल उसी तरह से लिखा था ना कि यार x को मान लिया हमने कि x पॉजिटिव है और ये माइनस एक्स यहाँ बन गया नेगेटिव बन गया, तो मैं इस तरफ से जाता हूँ तो पोटेंशियल कम होता हुआ हमने लिखा था, क्या लिखा था? माइनस ऑफ x/c लिखा था। जबकि एक्चुअल में देखा गया तो पोटेंशियल क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन सर हमने तो कम होता हुआ लिखा था। अरे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हमने माइनस लिखा था ना, तो माइनस ऑफ माइनस 4CE/3/c, तो ये प्लस आ गया यहाँ पर। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो प्लस माइनस का कोई लोड नहीं है, अपन जहाँ चाहे मान लेते हैं प्लस और माइनस, और उसके अकॉर्डिंग बाकी चार्जेस लिख लीजिए। और प्लस से माइनस में जहाँ पर आपने माना है उस तरफ अगर जाएंगे तो पोटेंशियल कम होता हुआ आपको दिखेगा। तो इन दिस वे हम जज कर सकते हैं भाई, कोई लोड नहीं आएगा कि सर किसे प्लस माने किसे माइनस माने, समझ नहीं आ रहा। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि इस प्लेट पर ये जो दोनों प्लेट्स हैं सी वाले की, इसमें किसी को डाउट हो सकता है कि सर कहाँ प्लस माने कहाँ माइनस माने, समझ नहीं आ रहा। तो कोई चिंता ना करें, कहीं पर भी आपकी मर्ज़ी के अनुसार आप किसी को भी प्लस मान लीजिए, किसी को भी माइनस मान लीजिए। और KVL की इक्वेशन लिखते हुए ध्यान से लिखिएगा कि भैया यहाँ पर प्लस किसे माना और माइनस किसे, और उसके अकॉर्डिंग में हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। दूसरा मैं लिखता हूँ हीट लॉस। तो उस हीट लॉस को निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि बैटरी में चार्ज किस तरह से फ्लो किया है। बताइए बैटरी में चार्ज कहाँ से कहाँ गया? इस पॉइंट को मैंने मान लेते हैं A कहा, ये कह देता हूँ ना, इसको मैंने A कहा और इसको मैंने B कहा। तो बैटरी में चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो किया है और कितना? माइनस 4CE/3 B से A की तरफ गया है, या इसका उल्टा भी तो बोल सकता हूँ ना। फोर CE/3 नीचे की तरफ गया होगा, समझे क्या?
पक्का? अरे भाई यहाँ पर पहले चार्ज कितना था, 0 था, 0 था। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गया होगा। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज गया होगा। पॉजिटिव से ही क्यों देख रहे हैं, तो उससे क्या है ना, एनर्जी वगैरह लिखना आसान होता है। पॉजिटिव से करंट की डायरेक्शन आ जाती है, तो पॉजिटिव से लिखना थोड़ा आसान होता है। अगर आप चाहें तो नेगेटिव से भी लिख लीजिए, बट उसमें कन्फ्यूज़न के चांसेस रहते हैं, इसलिए बेटर है कि हम पॉजिटिव चार्ज को देख लें। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर इस तरह से 4Ce/3 चार्ज सर्किट में फ्लो किया है। तो मैं देखता हूँ सबसे पहले इनिशियल एनर्जी लिख सकते हैं क्या, बोलो? क्या लिखा जाएगा? अरे बोलो, अरे आज क्या हो गया भाई तुम लोगों को? टेंशन में लग रहे हो किसी चीज़ की? कोई टेंशन है क्या? अरे भाई आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ तो ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हुए हो भाई? इनिशियल एनर्जी बताओ, मतलब एनर्जी लॉस निकालना है। अब आप ही बता दो क्या करें। हीट लॉस निकालना है, और क्या लिखा जाएगा हीट लॉस? अरे बोलो बाबा, हीट लॉस इनिशियल माइनस फाइनल। अच्छा गलत है ये। बैटरी का वर्क डन भी कितना होगा वो? बरोबर। ध्यान रखना कि यहाँ पर पहले से ही कैपेसिटर चार्ज है, तो पहले से कोई एनर्जी उसकी होगी। अब बैटरी पर ध्यान देते हैं, तो बैटरी पर देखिएगा कि चार्ज कहाँ से कहाँ इंटर किया है, पॉजिटिव से नेगेटिव कि नेगेटिव से पॉजिटिव? अरे यार चार्ज किधर फ्लो कर रहा है? अरे पॉजिटिव से नेगेटिव गया ना बाबा। दिखा क्या? तो चार्ज हमारा बैटरी के अंदर में पॉजिटिव से नेगेटिव गया। तो बताइए इस चार्ज की एनर्जी बढ़ी है या चार्ज की एनर्जी कम हो गई है? कम हो गई है। तो यहाँ पर बैटरी जो है एज अ सोर्स बिहेव कर रही है या एज अ लोड बिहेव कर रही है? लोड बिहेव कर रही है। इसका मतलब एनर्जी यहाँ पर बैटरी के अंदर बढ़ जा रही है। एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड इन द बैटरी। तो मैं अगर इंटरनल एनर्जी लिखता हूँ, इनिशियल एनर्जी लिखता हूँ, तो शुरू में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा? कैपेसिटर दिखेगा। तो कैपेसिटर की एनर्जी कितना है? उसका चार्ज था 6Ce, और उसके लिए लिखा जाएगा 6Ce² बाय 2C। Q² बाय 2C कर रहा हूँ, तो 2, और कैपेसिटेंस भी इसका 2C है। तो इस तरीके से बन चुका है। कितना आ गया ये? 36/4, तो ये 9Ce² बन चुका है। इसका मतलब इनिशियल एनर्जी मेरे पास बन चुकी है। अगर मैं बात करता हूँ वर्क डन बाय बैटरी, बोलो -4Ce/3 इंटू E, यानी कि -4Ce²/3। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल गया, तो इसका जो एनर्जी है वो क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। इसका मतलब एनर्जी चार्ज का डाउन हुआ तो किसी का बड़ा होगा। किसका बड़ा? बैटरी का एनर्जी बढ़ गया होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये जो नेगेटिव साइन है, ये क्या समझ में आया? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, क्या लिखूं? बैटरी इज सोर्स की लोड
लोड, इसका मतलब बैटरी एनर्जी दे रही है या एनर्जी ले रही है? ले रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो एनर्जी बनी वो एनर्जी स्टोर हो चुकी है बैटरी में। तो लिख सकता हूँ कि एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी वो बन चुका है 4ce²/3। यहाँ पे माइनस लगाऊं कि नहीं लगाऊं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो वर्क डन बाय बैटरी है, तो वो तो नेगेटिव आ गया कि भाई बैटरी ने वर्क डन नहीं किया, उसने तो एनर्जी दी नहीं, उसने एनर्जी ली है, इसलिए माइनस। अब बेचारा हम तो ये लिख ही रहे हैं ना कि एनर्जी कितनी ली बैटरी ने, तो वो तो प्लस के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे समझ में आ गया। अगर मैं बात करता हूँ एनर्जी फाइनल, है ना, इसको यहाँ लिख लेते हैं, फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो दो कैपेसिटर हैं, एक का चार्ज है 4ce/3, तो इसके लिए एनर्जी हो जाएगी 4ce/3 का स्क्वायर बाय 2c। और दूसरे का चार्ज कितना था? 14 था शायद, नहीं 14c। तो दूसरे का था 14ce/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस कितना है बोलो? 2c है। तो इससे कितना आ गया जाएगा? ये 16/9 और डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 8/9 ce², और ये आ जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, कितना 196 है ना। तो ये 49/9 आ रहा है, ये 49/9 ce²। कितना आ गया ये? ये आ गया 57/9 ce²। इतना आ चुका है। तो फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर आ चुका है, वर्क डन बाय द बैटरी आ चुका है, और इनिशियल एनर्जी आ चुका है। नाउ व्हाट शुड वी डू? हीट लॉस। किस में किसे जोड़ें, किसको सब्ट्रैक्ट करें? इनिशियल, बरोबर, ये हो जाएगा इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी। तो इनिशियल आ गया था 9ce², 9ce²। वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया था? -4ce²/3। फाइनल एनर्जी 57/9 ce²। तो इन दिस वे हमारे पास बन जाएगा व्हाट वुड बी द एनर्जी लॉस इन द होल सिस्टम। जब चार्ज हमारा फ्लो किया है तो कितना एनर्जी लॉस हो जाएगा। एनी डाउट ओवर हियर? नोट कर लिया क्या? बोलो। डन। हो गया ना रे? बोलो। नेक्स्ट डाई इलेक्ट्रिक। अब ये क्या आ गया? तो लिखते हैं इंसुलेटर आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक।
है ना। इंसुलेटर को स्टाइल से अगर बोलना हो तो डाइलेक्ट्रिक बोल दूंगा मैं। इंसुलेटर समझते हैं क्या, क्या होता है इंसुलेटर? बिल्कुल, इसमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकते, दैट वुड बी इंसुलेटर। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है कि इंसुलेटर को स्टाइल से अगर कहीं बोलना हो तो वो क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा। नाउ हम बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक यानी कि कैपेसिटर के अंदर में अगर इंसुलेटर को फंसा दिया जाए तो क्या होगा। तो एक्चुअली ये सभी जो एक्सपेरिमेंट आगे हम देखने वाले हैं उसकी शुरुआत करी थी फैराडे बाबा ने। फैराडे का नाम तो सुना होगा आपने 9th-10th में, जब मैग्नेटिज्म वगैरह कुछ हुआ, और वो करी थी 1837। इतना पुराना माल पढ़ रहे हैं अपन, लगभग 200 साल पुराना, 200 साल ही हो गए ना, हाँ, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। तो देखते हैं अब क्या है। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। जिसमें कि पहला मैं लिखता हूँ पोलर एंड दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। है ना, जैसे पोलर मॉलिक्यूल वाले जिस मटेरियल से बना हुआ होगा तो वो हो जाएगा पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा क्या हो जाएगा जिसमें कि एकदम चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। जैसे अपने वो क्लोरीन व्लोरीन और वो कौन सा होता है, फ्लोरीन से मिलके जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसमें क्या है, नेगेटिविटी की वजह से फ्लोरीन के साइड में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स शिफ्टेड होते हैं, तो वो वाले मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, अपने पोलर बन जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ CH4 की बात करता हूँ तो CH4 अपना क्या बन जाएगा, दैट वुड बी नॉन पोलर। तो हमारे पास दोनों टाइप के मॉलिक्यूल दिखेंगे जिसमें कि अपने पास चार्जेस थोड़े से शिफ्टेड होंगे, यानी कि एक साइड में चार्ज नेगेटिव आ जाएगा तो दूसरी साइड में थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली पहले से ही चार्जेस पोलैरिटी बना के रखे हुए हैं। और दूसरे क्या है, नॉन पोलर, जिसमें कि एकदम इवनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को फंसाया जाएगा तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो मैं कह सकता हूँ डाइलेक्ट्रिक भी इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करेगा। और मैं देखना चाहता हूँ कि अब डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रख दिया जाए तो वो कैसा बिहेवियर शो करेगा। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ पोलर के केस में, पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में देखता हूं कि भैया ये कैसे इन्फ्लुएंस करने वाला है। तो मैं देखता हूं कि ये कर दिया विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो यहां पर ये जो इनके पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे अपनी अपनी मर्जी से जिस ओरिएंटेशन में चाहें वैसे बैठे होंगे, इस तरह से अपनी अपनी मर्जी से अपनी पोजीशन में रहते हुए जिस ओरिएंटेशन में चाहें वो उसी ओरिएंटेशन में बैठे होंगे। इस तरह से यहाँ पर विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब थोड़ा थोड़ा आप इमेजिन करिए कि भैया ये है क्या, एक साइड नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर ये खुद एक छोटे से डाइपोल बने हुए हैं, समझे क्या। और ये डाइपोल अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दी जाए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए। डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए तो डाइपोल पर कैसे इन्फ्लुएंस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल, कि हम चाहते हैं कि भाई P क्रॉस E का एक टॉर्क उसमें लग जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में अलाइन हो जाए, सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो यहाँ पर डाइपोल्स को अगर देखा जाए
तो इस तरीके से अपनी जगह पर रहते हुए ही, अपनी जगह से मूव नहीं किया, बस ओरिएंटेशन चेंज कर दिया इसमें। पहले रैंडमली कहीं भी डायरेक्शन में ओरिएंटेड थे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसे इस प्रकार से अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में बना दिया है। तो बताइए ये चार्जेस क्या मूव कर सकते हैं क्या? क्या ये वाले चार्जेस मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अरे बोलो। अरे क्या लिया है हमने? डाइलेक्ट्रिक लिया है। तो डाइलेक्ट्रिक बताइए, कंडक्टर के इंसुलेटर? इंसुलेटर। तो चार्जेस इसका मतलब जहाँ के हैं वहीं के वहीं रुके होंगे, बस वो रोटेट कर सकते हैं कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ओरिएंट करना है, कैसे करना है, उसकी उसी डायरेक्शन में अलोंग में बन जाना है या नहीं बन जाना, वो अपनी जगह का अपनी जगह पर ही रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि ये वाला अगर देखा जाए तो ये अपनी जगह पर ही बना रहेगा, बस पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा इधर उधर सरक सकते हैं ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन होने के लिए। तो यहाँ पर मैं अगर इसे बाहर से देखूँ तो मुझे क्या दिखेगा? कि इस साइड में तो एक नेगेटिव चार्ज आ गया है और इस साइड में एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। सिंस हमने शुरुआत जब करी थी, जब क्या करी थी? न्यूट्रल से करी थी। किससे करी थी? न्यूट्रल से करी थी। अभी भी ये न्यूट्रल ही है, देखोगे ना आप, अभी भी न्यूट्रल है, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव है। बस हो क्या गया है कि हाँ, एक साइड में अपने को हल्का सा नेगेटिव चार्ज आता हुआ दिखा और दूसरी साइड में हमें हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आता हुआ दिखा। ये वाला चार्ज क्या अपनी जगह से मूव कर सकता है क्या? नहीं मूव कर सकता। तो इस चार्ज को क्या कहा जाता है? बाउंडेड चार्ज। तो क्या है कि ये वाला चार्ज, दिस चार्ज कैन नॉट मूव, दिस चार्ज cannot move, hence called bounded। तो अभी देखिए यहाँ पर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, एक तो क्या था? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी ही, तो इसका मतलब इस रीजन में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी ही। अब देखिए कि यहाँ पर हमारे पास बाउंडेड चार्जेस भी आ चुके हैं, और बाउंडेड चार्जेस की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम जज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बाउंडेड चार्जेस की वजह से क्या हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जज कर पाएंगे कि नहीं? हाँ, बड़ा आसान होगा। किधर होगा? लेफ्ट में, उल्टा। अरे बच्चा, माइनस से प्लस पर थोड़ी ना इलेक्ट्रिक। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो लेफ्ट में बनी, और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी लेफ्ट में बनी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाउंडेड चार्जेस, EB मतलब क्या है? EB इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाउंडेड चार्जेस। तो अब मैं देख सकता हूं कि इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखी जाए, बताइए बढ़ गई है पहले के कंपैरिजन में या कम हो चुकी है? कम हो चुकी है। क्यों कम हो गई? डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो मैं देख सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड inside the dielectric is equals to electric field external minus
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाउंडेड चार्जेस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाउंडेड चार्जेस। तो ये यहाँ पर हो चुका है कम। अब देखते हैं कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल बनी किसकी वजह से होगी। तो इसको ड्रॉ करने के लिए मैंने ये यहाँ बना दिया कैपेसिटर। एक मिनट रुको, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पास में बनाना पड़ेगा। ये इसको मैंने गायब कर दिया और इस साइड में मैंने क्या कर दी, कैपेसिटर की प्लेट्स लगा दी। कैपेसिटर की प्लेट्स लगा दी तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहा, तभी जाके तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रही होगी। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में करनी है ना, तो मैंने कह दिया कि भैया यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। तो इस तरीके से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल भी बन चुकी है। किसकी वजह से? इन चार्जेस ऑफ द कैपेसिटर की वजह से। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल की वैल्यू हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो। बोलो। अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल बनी किसकी वजह से? बोलो। हे भगवान, मर गए आज तो आप लोग। क्या कर रहे हो रे? ये बताओ कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनी किसकी वजह से? देखो अगर ऐसा चुपचाप बैठना है तो मैं इतनी फास्ट स्पीड कर दूंगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, है ना। इस सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर जवाब नहीं आएंगे इसका मतलब मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि भाई तुम्हें समझ में आ रहा है। तो अब चलो देखो, अब तुम्हें क्या पता लगता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, मतलब किसके बारे में बात हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम की बात हो रही है। तो याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी मीडियम के अंदर में देख लिया जाए तो वो कम हो जाता है। किस फैक्टर से कम हो जाता है? ER के फैक्टर से कम हो जाता है। थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ कि ये जो Q चार्ज था, Q चार्ज की वजह से इन अ मीडियम अगर लिखें तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER Q अपॉन R²। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मीडियम के आने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट, वो क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। किस फैक्टर से? ER के फैक्टर से। और इस ER को ही जो हम कहते हैं, एक तो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी, और ये एक टर्म यहाँ पर K भी यूज की जाएगी। K क्या होगा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये होगा क्या? ये बेसिकली ER ही होगा। जो अपना ER जो वहाँ पड़ा था ना, उसी को यहाँ पर K के नाम से जाना जाएगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार इसका कन्वेंशन अब K के नाम से ही किया जा रहा है, तो बुक्स वगैरह में आपको K ही मिलेगा, तो इस वजह से ही करना पड़ेगा। तो मैं अगर देखता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम अगर देखा जाए तो वो कितना हो चुका है? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R² बाय ER। तो एयर या वैक्यूम के कंपैरिजन में डिवाइडेड बाय ER कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। तो सिमिलरली मैं अगर इसकी बात करता हूँ तो एयर के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो 1/ER टाइम्स या 1/K टाइम्स बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और साथ में मैंने K कर दिया, इज इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट माइनस EB। तो EB क्या लिखा जाएगा? EB है, चलो EB को तो EB रहने दो अभी तो EB की वैल्यू बन चुकी है, दैट इज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट
1 माइनस 1 अपॉन के बन चुका है, और ई बी की वैल्यू इतना आया, और ई बी बना किसकी वजह से होगा, बाउंडेड चार्जेस की वजह से बना होगा। तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, क्यू बी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के। तो यहाँ से बाउंडेड चार्ज की वैल्यू आ चुकी है क्यू बी इज इक्वल टू क्यू 1 माइनस 1 बाई के। इसका मतलब जो हमारा डाइलेक्ट्रिक की सरफेस पर जो बाहर में चार्जेस बने थे उसकी वैल्यू भी आ चुकी है। एक बार याद करते हैं मेटल को, तो मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वो बन चुका है 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो नेट लिखा जाएगा वो अगर 0 था तो मैं वो उसको क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जो पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो अंदर वाली पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और बाद में मेटल के लिए के मेटल को मैंने के मेटल कर दिया और वो कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब के फॉर अ मेटल लिखा जाएगा इनफाइनाइट। मेटल के लिए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक है ना। अब ऐसे स्पीड से चलेगा, अब चुप बैठना है, तुम चुप बैठो, जल्दी से नोट कर लो। डन, लिख लिया। तो यहाँ से जो समझ में आया एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। ये मैंने किया Q, दिस इज़ माइनस Q। इसके अंदर में जब मैंने डाइलेक्ट्रिक फंसाया तो ये रहा डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के फंसने के बाद में उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दे दिया गया है। तो मैं अगर लिखता हूँ E नॉट यानी कि एक्सटर्नल को लिखा तो वो कितना आ गया, Q अपॉन E एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक अगर लिखें तो वो हो जाएगा E नॉट बाई के, E नॉट बाई के, और उसकी वैल्यू बन जाएगी Q अपॉन E एप्सिलॉन नॉट और साथ में K। तो इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इतना बन चुका है। यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ चार्जेस जनरेटेड और डाइलेक्ट्रिक, चार्जेस जनरेटेड ऑन डाई इलेक्ट्रिक, तो वो बन जाएगा Q1 माइनस 1 अपॉन K बन चुका है। तो चार्जेस जनरेटेड ऑन द डाइलेक्ट्रिक इतना बन चुका है, मैग्नीट्यूड वाइज आ गया। ठीक है, इतना बनने वाला है। तो K की वैल्यू क्या रहती है, K की वैल्यू फॉर मेटल अगर देखा जाए, K फॉर मेटल ये आ जाएगा इनफाइनाइट। K की वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने K के बारे में सोच लिया। ये हमने किसकी स्टडी करी थी, ऐसा मटेरियल हो जो कि पोलर डाइलेक्ट्रिक हो। इसके अंदर इसका मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी पोलर मॉलिक्यूल्स अंदर में बैठे हुए हों। नेक्स्ट मैं देखता हूँ सेकंड, नॉन पोलर।
तो नॉन पोलर के लिए देखिएगा कि ये रहा हमारा पॉजिटिव चार्ज और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये ऐसे घूम रहा है। तो ये तो क्या था, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन पोलर के केस में अगर देखा जाए तो बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी पोलैरिटी जनरेट नहीं हो रखी है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ कि जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए तो ये समवॉट लाइक ये नेगेटिव और इस साइड में थोड़ा सा सेंटर से शिफ्ट हो जाएगा। ये जो डायग्राम बनाया है बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन बनाया है और इस डायग्राम का पर्पस ये है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे लगा दी जाए तो इस तरह से इन्फ्लुएंस हो जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पोलैरिटी इज जनरेटेड। और पोलैरिटी जनरेट हो गई, वो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसका मतलब पोलैरिटी क्या चाहेगी कि वो डाइपोल उसी तरह से बनेंगे, अलाइन होंगे जिस तरह से पहले यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में अलाइन हुए थे। ठीक है, तो चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर बना दिया जाए वहाँ पर, तो वहाँ पर पोलैरिटी जनरेट हो ही जाएंगी। और पोलैरिटी जनरेट होंगी तो वहाँ पर अलाइनमेंट्स भी होंगे, और अगर अलाइनमेंट्स भी होंगे तो इन दैट केस वहाँ पर आपको ये पता लग जाएगा कि अलाइनमेंट की वजह से बाउंडेड चार्ज भी आ जाएगा। और बाउंडेड चार्ज की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दी है, बाउंडेड चार्ज की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दी है। उसकी वजह से अगर मैं देखता हूँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाउंडेड चार्ज भी बनेगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट विल बी ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। समझे क्या बात को? ठीक है। तो इसमें लिखिए नॉन पोलर में ये बना लीजिएगा इसका डायग्राम। इसमें लिखें in non-polar molecule, in non-polar molecules in presence of external electric field, in presence of external electric field, polarity is generated. And these polar molecules align themselves in the direction of external electric field, in the direction of external electric field, hence behavior of non-polar dielectric is same as that of
as that of polar dielectric. अच्छा बताइए, बाउंडेड चार्ज की जो वैल्यू है वो Q से किस केस में ज़्यादा हो सकती है, यानी कि QB की वैल्यू Q से किस केस में ज़्यादा हो सकती है? ये रहा अपने सामने फॉर्मूला। हाँ आप बताओ कौन नेगेटिव हो जाए? K की वैल्यू याद करो, ER को याद करो। ER की वैल्यू क्या थी? अरे क्या था ER भैया? ER की वैल्यू 1 थी। तो एयर और वैक्यूम के कंपैरिजन में किसी और का कम हो सकता है क्या? अरे K की वैल्यू, हाँ K की वैल्यू हमारे पास मिनिमम बनेगी किसके लिए? एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, और उसकी वैल्यू कितने आ जाती है? 1 आ जाती है। दैट मीन्स K की वैल्यू की अगर बात करें तो K इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखो एयर के केस के कंपैरिजन में किसी और मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा कि कम हो गया? एयर के कंपैरिजन में दूसरे मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा हुआ कि कम हो गया? कम हो गया। यानी कि K की वैल्यू अगर देखी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखता हूँ वो E0/K लिखते हैं, तो K की वैल्यू कम से कम ऐसी तो होनी चाहिए ना बेचारा वो कम करे। मतलब मैं ये कहता हूँ कि भाई हवा में E0 था और मीडियम में अगर देखा जाए तो वो E0/K हो गया, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि भाई E0/K जो है दैट इज लेस देन E0। ये तो चल ही रहा है ना हमेशा। K का मतलब ही तो ये यूज़ कर रहे थे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, और किस फैक्टर से कम हो रही है? K के फैक्टर से कम हो रही है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि यार K को लेफ्ट E0 से तो E0 को काट दो, तो K की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। याद आ रहा है क्या ऐसा कुछ? इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया था ये काम। तो यहाँ से K की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ गई, और K अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ गया तो बताइए QB की वैल्यू, QB की वैल्यू क्या हो सकती है? लेस देन इक्वल्स टू Q रहेगा। कि भैया हमारा K जो है वो हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा। बड़ा कितना हो सकता है? इन्फानाइट भी हो सकता है। तो जब मैंने उसे इन्फानाइट कर दिया तो 1/∞ 0 बन जाएगा। तो यहाँ से चार्ज जनरेटेड यानी कि QB की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज इक्वल्स टू Q। और K की वैल्यू मिनिमम कर दी तो वो कितना हो गया? K की वैल्यू मिनिमम मतलब 1, तो 1/1 1 आ गया, 1 - 1 यानी कि 0 आ गया। इसका मतलब QB की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इन दिस केस आप समझ सकते हैं कि QB की वैल्यू मैक्स टू मैक्स Q बन सकती है और मिनिमम टू मिनिमम 0 बन सकती है, 0 बन सकती है। तो आई होप दिस इज क्लियर। कोई डाउट है क्या? बोलो बोलो। चलो ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमने नॉन पोलर देख लिया, हमने पोलर देख लिया, तो हमने पोलर का जो रिजल्ट है ना सीधे नॉन पोलर में यूज़ कर लेंगे। अब वापस में उसको जनरेट नहीं करने वाला। जो चीज़ें यहाँ जनरेट हुई थी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सटर्नल माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बाउंडेड चार्जेस हैं, तो वो सभी चीज़ें एग्जैक्टली डिट्टो इसके लिए भी कॉपी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह नॉन पोलर था, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो पोलर बन गया, अलाइनमेंट हो गए। तो इसका मतलब अब मुझे और कोई टेंशन नहीं लेना, एग्जैक्टली सेम फोटो बन जाएगा जो हमने पोलैरिटी वाले केस में देखा था। ठीक है, तो इसके बाद में अब इसका पोलर नॉन पोलर का डायग्राम नहीं बना रहा। अब मैं जनरली देखता हूँ कैपेसिटेंस
ऑफ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, यानी कि डाइलेक्ट्रिक फंसा दिया जाए तो व्हाट वुड बी द कैपेसिटेंस। तो मैं काम करता हूँ, ये ले लिया मैंने Q एंड दिस इज माइनस Q, यानी कि ये कैपेसिटर फंसा दिया है जिसमें कि ऑलरेडी चार्जेस दे रखे हैं। फिर मैंने कर दिया दिस इज, ये मैंने बना दिया डाइलेक्ट्रिक फंसा दिया। डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मुझे K दे दिया गया है। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि डाइलेक्ट्रिक के लगाने के बाद में या डाइलेक्ट्रिक के हटाने के बाद में क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। तो मैं कहता हूँ कि जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो उसका कैपेसिटेंस को C0 कह दिया और उसको लिख दिया मैंने एप्सिलॉन नॉट A/D लिख दिया। नाउ व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इज कि बताइए कि व्हाट इज़ द न्यू कैपेसिटेंस जब इसमें डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, फंसा दिया गया है। तो कोशिश कीजिए नया वाला कैपेसिटेंस निकालने की। यू हैव 1 मिनट। बोलो। नहीं देखो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, हाँ बरोबर, नहीं रे बाड़ा। देखो पोलैरिटी जनरेट हो गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, पोलैरिटी जनरेट हो गई। अब डाउट इस पे आ रहा है कि अलाइनमेंट कहाँ होंगे। तो अलाइनमेंट के लिए देखो यहाँ आ जाता हूँ। अल्टीमेटली जैसे ही मैंने पोलैरिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो पोलैरिटी जनरेट हो गई। अब मैं देखता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनी तो मैं देखता हूँ कि मान लीजिए मैं इसके बारे में देखता हूँ, यहाँ पर ये है पॉजिटिव चार्ज और ये है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे लगा दिया राइट साइड में। तो इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स बताइए कहाँ लगेगा। राइट में कि लेफ्ट में? पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स आपका कहाँ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? राइट साइड में लगेगा। आवाज़ क्लियर है क्या मेरी? तो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिया, ये नेगेटिव लिया। इस पर मैं फोर्स देखता हूँ तो फोर्स इधर लगा है, और नेगेटिव पे अगर देखा जाए तो ये फोर्स इधर लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ थी और फोर्सेस इस तरह से लगे हुए हैं। तो बताइए ये डाइपोल क्लॉकवाइज घूमना चाहता है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज घूमना चाहता है। तो क्लॉकवाइज घूमना चाहता है तो इसका मतलब ये इस तरह से ये बन जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से बन जाएगा। और अगर ऐसा बना तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से बन चुके हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। देखा क्या? ओके। तो अभी इसका कैपेसिटेंस कितना आ गया बोलो? क्या यहाँ पर, एक मिनट मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ। ये काम करता हूँ, ये जो डाइलेक्ट्रिक था ना इसको भूल जाओ। ये सिर्फ मैंने ऐसे नॉर्मल बात कर ली कि मतलब ऐसा कैपेसिटर जिसमें कि कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, और इस साइड में मैं बात कर रहा हूँ ऐसा आइडेंटिकल कैपेसिटर शेप एंड साइज में, लेकिन इसके अंदर में डाइलेक्ट्रिक फंसा दिया गया। तो हम देखना चाहते हैं, ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ E0 तो वो क्या लिखा जाएगा बोलो? Q/A एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भैया कैपेसिटेंस तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अगर लिखा जाए तो वो E0 के कंपैरिजन में कितनी होगी?
अरे मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? तो बताइए, ये ई नॉट वी नॉट समझ में आ रहा है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बनी है। देखो यार, अब चुप रहोगे ना तो स्पीड बढ़ जाएगी, तुम्हें फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं थोड़ा प्यार से बात कर रहा हूँ, समझ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की बात आ गई, ई नॉट बाई के आ गई। अगर मैं लिखता हूँ डेल्टा वी तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इंटू डी, और ये बन चुका है ई नॉट बाई के इंटू डी बन चुका है। दिस इज़ व्हाट डेल्टा वी। तो यहाँ से बना डेल्टा वी इज़ इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू बनी है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और नीचे के था ही, ऊपर में डी था ही। तो यहाँ से आ गया Q इज़ इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी इंटू क्यू आ चुका, सॉरी डेल्टा वी आ चुका है। और ये आ गया, तो मैं अगर कंपैरिजन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से अगर C लिखा जाए तो C क्या लिखा जाता है? Q बराबर CV लिखा जाता है। तो यहाँ से C की वैल्यू आ चुकी है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यहाँ तक तो सही था, साथ में K और आ चुका है। इसका मतलब ये K टाइम्स बन चुका है। तो C जो नया वाला बना वो K टाइम्स C नॉट बन चुका है। ठीक है, पहले कितना था? C नॉट कितना था? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी था। C नॉट कितना था? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी था। और अगर यहाँ पर बात करें C की, तो वो K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, यानी कि कैपेसिटेंस जो है पहले के कंपैरिजन में बढ़ा कि कम हो गया? बढ़ गया है। कैसे पता लगा? K1 से बढ़ा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो, और मंडे वाली क्लास को आई एम थिंकिंग कि अपन डिस्कशन लेंगे। किसका डिस्कशन लेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मॉडर्न फिजिक्स। बिल्कुल बिल्कुल, फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और पेपर बढ़िया से करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।